मैंने देखा तो डेरे पर बहुत रश लगा हुआ था। काफी सारे लोग मेरे अब्बा के साथ आए हुए थे, उसके गवाह के तौर पर। लेकिन हमें कोई फिक्र नहीं थी। फिर हम जैसे ही पहुंचे तो चौधरी का मुलाजिम मेरी अम्मी को लेके एक कमरे में चला गया और फिर मैं वहां आके बैठ गया। फिर 10 मिनट बाद चौधरी भी आ गया और आते ही मुझसे हाथ मिलाने लगा, मुझसे हाल अहवाल पूछने लगा। मेरा अब्बू और उसके साथ आए हुए तमाम गवाह ये देखकर बड़े हैरान हुए कि चौधरी मुझसे मिल रहा है। फिर वो चौधरी कहने लगा, हाँ भाई, क्या कहा था तुमने? बताओ, तुम्हारा बेटा आया हुआ है। फिर मेरा अब्बू कहने लगा, मेरे बेटे को क्यों बुलाया है? इसकी माँ को बुलाओ ना, मेरा असल झगड़ा तो इसके साथ है। फिर वो चौधरी कहने लगा, शर्म कर शर्म, मैं मर्दों में इसको बुला लूं तो सब बता, सबके सामने असल बात क्या है। फिर मेरे अब्बा ने वही घिसी पिटी बातें शुरू की, ये हैं, फलां हैं, ढमका हैं, कुछ झूठ और कुछ सच। फिर चौधरी ने मुझे कहा, हाँ यूसुफ, तुम्हारा बाप सच बोल रहा है? मैंने कहा, नहीं चौधरी साहब, मेरा बाप सब झूठ बोल रहा है। असल में हकीकत तो ये है कि सारी खराबी मेरे बाप में है। यही रज्जों के पीछे पड़ा हुआ है। मेरी अम्मी ने तो इसे बहुत बार रोका, लेकिन ये इसको बार बार पीटता था और तलाक की धमकी देता था। आखिर मेरी माँ कब तक बर्दाश्त करती? इसलिए मैं खुद अपनी माँ को अपने बाप से दूर ले गया हूँ। फिर मेरे बाप को चौधरी कहने लगा, ओए, सच कह रहा है तेरा बेटा? तू ऐसा करता था? लेकिन वो बड़ा मजलूम बन गया था। फिर चौधरी नौकर को कहने लगा, जाओ जरा डंडा निकाल के ले आओ, मैं इसको बताऊं कि ये झूठ कैसे बोलता है। मेरा अब्बू बहुत परेशान हुआ कि ये चौधरी को क्या हुआ है, लेकिन मुझे शर्म आ रही थी। मैं अपनी आंखों के सामने अपने अब्बू को पिटते हुए नहीं देखना चाहता था। वो नौकर गया और डंडा लेके आया, चौधरी के हाथ में दिया। चौधरी ने कहा, पकड़ो इसको, इधर लेके आओ। और फिर मेरे अब्बा को कहा, चलो मुर्गा बनो। वो मुर्गा बनने ही लगा था। मैंने कहा, चौधरी साहब, बस मारे ना हमें, हमारा हक दिलवा दें, हमारा और कोई झगड़ा नहीं। फिर चौधरी कहने लगा, नहीं, तू रुक तो सही, मैं इसे बताऊं तो सही कि औरत पे हाथ उठाते कैसे हैं। फिर चौधरी साहब जोर से डंडे मेरे अब्बू पर बरसाता रहा और फिर उसके आगे कोई भी बोल नहीं रहा था। 4-5 डंडे ही मारे होंगे। मैंने जाके चौधरी साहब को कहा, चौधरी साहब, बस करें, इसके लिए बहुत है, बस इसे बोलें कि ये हमारी ज़मीन है, हमारे हवाले कर दे। लेकिन अब्बा फिर कहने लगा, मैं मरता मर जाऊंगा, अपनी कमाई हुई ज़मीनें मैं तुम लोगों को नहीं दूंगा। तुम लोगों ने आज मुझे मरवाया है। फिर वो चौधरी कहने लगा, मैं भी देखता हूं तू कैसे नहीं देता। फिर अपने मुलाजिम को बुलाया, कहा, इधर आओ और ले जाओ इसको, जाओ इसे कमरे में बंद कर दो। मैं तब तक इसे नहीं छोड़ूंगा जब तक ये लोगों का हक नहीं देता। फिर मेरे अब्बू को काफ़ी लोग समझाने लगे, कहने लगे, दे दो, खामुखा जलील हो गए, तुझे वैसे भी तो देना पड़ेगा, क्योंकि चौधरी जो भी फैसला करता था उसे मानना ही पड़ता था। लेकिन मेरा अब्बू बज़िद था, मैं नहीं दूंगा। और फिर चौधरी ने मेरे अब्बू को कमरे में बंद कर दिया। 10 मिनट ही गुजरे होंगे, मेरे अब्बू ने आवाज़ दी, कहा कि मुझे मंजूर है चौधरी साहब, मुझसे गलती हो गई, मैं इनका हक इनको देता हूँ। फिर वो चौधरी मेरे अब्बू से कहने लगा, खाली हक नहीं देना, इसकी माँ को भी तलाक दो, तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। फिर मेरा अब्बू कहने लगा, नहीं, मैं अपनी बीवी को तलाक तो नहीं दूंगा, आप इसे बुलवा दीजिए। चौधरी साहब, मैं इससे आज हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लूंगा। फिर मेरा अब्बू काफ़ी इसरार करने लगा, नहीं, खुदा के लिए ऐसा ना करें, मैं अपनी बीवी को मना लूंगा, एक दफ़ा मिलवा तो दीजिए। फिर चौधरी मेरे अब्बू को कहने लगा, अच्छा रुक, मैं अभी इससे पूछ के आता हूँ कि तुमसे वो मिलना चाहती है या नहीं। अब मैं बड़ा परेशान हो गया कि कहीं मेरी अम्मी अब्बू के साथ सुलह न कर ले। फिर मैं फ़ौरन उस कमरे में गया जहाँ मेरी अम्मी बैठी हुई थी, जाके उसको सारी बात बताई। मैंने कहा, अम्मी अब्बू से सुलह मत करना, हमें हमारी ज़मीनें भी मिल रही हैं और तुम्हें तलाक भी। हम कराची जाके बहुत अच्छी और अमीरों वाली जिंदगी गुजारेंगे। मेरी अम्मी ने कहा कि यूसुफ, तू परेशान ना हो, इस शख्स से मैं सुलहनामा नहीं करूंगी। और फिर इतने में चौधरी मेरे अब्बू को लेके आ गया। मेरी अम्मी के सामने मेरा अब्बू हाथ जोड़ने लगा, उसकी मिन्नतें करने लगा, हत्ता कि उसके पांव भी पड़ गया। कह रहा था कि खुदा के वास्ते मुझे ना छोड़ के जाओ, मैं अकेला हो जाऊंगा। मेरी अम्मी ने कहा, ये सब तो तुम्हें उस वक्त सोचना चाहिए था ना, जब तुम उस रज्जों के पास थे। बहरहाल, बस अब बहुत हो गया, मैं तुमसे सुलह नहीं करना चाहती। और फिर वो चौधरी मेरे अब्बू को कहने लगा कि सुन लिया, अब सारी बात खत्म है, जो भी ज़मीनें इनकी बनती हैं दोनों भाइयों के नाम लगा दे। फिर मुझे उसी पंचायत में चौधरी ने बुलाया, मुझे कहा, यूसुफ, 2 दिन के अंदर तुम्हारा बाप अगर तुम लोगों को ज़मीनें ना दे तो फिर मुझे आके बताना,
मैंने कहा चलें ठीक है चौधरी साहब, अल्लाह आपको खुश रखे, आपने इंसाफ का फैसला किया। और फिर मेरे अब्बू अपने गिरोह को ले जा चुके थे। आज हम बहुत खुश थे क्योंकि हमारा फैसला हमारे हक में हुआ था। जब सब लोग अपने अपने घर चले गए तो डेरा खाली हो गया था। तो चौधरी मुझे कहने लगा, यूसुफ तू भी यहाँ से घर जा, तू अपनी अम्मी को यहीं छोड़ के जा, शाम में आना और लेके जाना। अब मैं बड़ा परेशान था कि मैं क्या करूं। चौधरी को मैं मना भी नहीं कर सकता था। मैंने कहा चौधरी साहब मुझे अपनी अम्मी से मिलने तो दें। फिर मैं गया, मैंने अम्मी को बताया कि अम्मी मुबारक हो, फैसला हमारे हक में हो गया और 2 दिन के अंदर ही हमारी ज़मीनें भी हमें मिल जाएंगी और अब्बू तुम्हें तलाक भी दे देगा, फिर हम कराची चले जाएंगे। लेकिन एक मसला हो गया है। फिर मेरी अम्मी कहने लगी, क्या हुआ यूसुफ? मैंने कहा अम्मी फैसला तो हो गया, लेकिन अब वो चौधरी कह रहा है कि अकेले घर जाओ, आपको यहाँ रखना चाहता है। मेरी अम्मी ने कहा, तो क्या हो गया यूसुफ, इतना भी बेमुरव्वत नहीं बनते, कितना बड़ा काम किया है चौधरी ने, आखिर इसका ये हक तो बनता है, मैं खुद उसे सुकून दूंगी। अगर वो नहीं भी बोलता तब भी मैं रुक जाती। मैं बड़ा हैरान था, मेरी अम्मी के रंग बदलने लगे थे, वो चौधरी से इम्प्रेसिव हो रही थी। मैंने कहा अम्मी पूरी रात आपको यहीं रखा, अभी तक तुम्हारा दिल नहीं भरा? फिर मेरी अम्मी कहने लगी, यूसुफ कुछ दिन की तो बात है, फिर हम कराची चले जाएंगे। मैंने कहा कराची तो चले जाएंगे, लेकिन वो चौधरी कह रहा है कि मैं तुम लोगों का वहाँ भी पीछा नहीं छोड़ूंगा और वहाँ भी चक्कर लगाता ही रहूंगा। फिर मेरी अम्मी कहने लगी, कोई बात नहीं, आखिर वो हमारे इतने काम तो कर रहा और वैसे भी हमें फ़ायदा ही है उससे, बिना कहे ही रखनी पड़ेगी। तू जा यूसुफ, जितने बजे भी चौधरी ने कहा है तो आ जाना, फिर मुझे ले जाना। मैंने कहा चौधरी तो कह रहा है कि शाम को आना। अम्मी ने कहा अच्छा तू जा, फिर शाम को आ जाना। मैंने कहा अम्मी 6 तो बज गए हैं, इससे ज़्यादा शाम क्या होगी? फिर मेरी अम्मी कहने लगी, तू रात को 10 बजे आना और घर जाके यही बोलना कि अम्मी को वहाँ काम है, कल वाला झूठ बोल देना। अब मेरी अम्मी का भी दिल यही चाह रहा था कि वो चौधरी से अपना काम करवाए, और फिर मैं मजबूर होकर खामोशी से वापस घर आ गया। मैंने सारी कहानी अपने बहन भाइयों को सुनाई। आज हमारे घर में खुशी का माहौल था। फिर किंजा मेरी बहन आई मेरे पास, मुझे कहने लगी, भाई मुबारक हो, आप लोगों को आपका हक मिल गया। अब मेरे बारे में क्या सोचा है? मैंने कहा सोचता हूँ किंजा। वो कहने लगी कि मैंने आपको कितनी दफ़ा कहा है कि मेरी शादी उस पठान से करवा दो। मैंने कहा किंजा अभी तो मसला ख़त्म नहीं हुआ, अभी हमें वो ज़मीनें मिलनी हैं, हम उसे बेचकर कराची सेटल होंगे। और फिर मैं तुमसे वादा करता हूँ, अगर तुम्हें कराची में कोई पसंद आ गया तो ठीक है, वरना मैं उसी पठान को वहीं कराची बुलाकर तुम्हारी शादी करवा दूंगा। फिर वो कहने लगे, भाई याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। मैंने कहा हाँ हाँ किंजा, मुझे अच्छी तरह याद है, और रात को कोई प्रोग्राम बनाओ। फिर वो कहने लगी, हाँ भाई मैं भी यही सोच रही थी, जब से मैंने आपका गाजर हाथ में लिया है तब से मुझे इसके खाने की तलब महसूस हो रही है, तो आज कोशिश करते हैं कि रात को इसे खा लिया जाए। मैंने कहा चलो ठीक है किंजा, अब मैं जा रहा हूँ दुकान पे, ताकि दुकान का तो पता करूँ, 2-3 दिन से दुकान पे नहीं बैठा हूँ सही से। फिर मैं वापस दुकान पर आया तो मेरे दोस्त का छोटा भाई बैठा हुआ था। फिर मैंने उसे कहा, हाँ सुनाओ, मज़ा आ रहा है दुकान चलाने में, चला लोगे अगर मैं कराची शिफ्ट हो गया? वो कहने लगा, हाँ उस्ताद जी क्यों नहीं, बहुत अच्छी दुकान है, आप तो ये दुकान बेच दो, मैं खरीद लूँगा। मैंने कहा नहीं नहीं, मैंने बेचने के लिए नहीं दी, तो फिलहाल बैठ, मैं कराची जा रहा हूँ, अगर वहाँ मेरा कोई अच्छा सेटअप बन गया तो मैं फिर ये दुकान तुम्हें बेच दूंगा। वो कहने लगा अच्छा ठीक है। फिर मैंने उस औरत को फ़ोन किया जिसके पास मैंने रात गुजारी थी। मैंने कहा मैंने दुकान भी छोड़ दी है और हमें ज़मीनें भी मिल रही हैं, फैसला हमारे हक में हो गया है, बस तुम कराची की तैयारी रखो, 4-5 दिन लगेंगे, हम अपनी ज़मीनें बेचकर कराची में कोई अच्छा सा घर ले लेंगे। वो तो काफ़ी खुश हो गई, वो समझ रही थी कि शायद मैं उससे शादी करूँगा। फिर वो कहने लगी, हाँ यूसुफ, कराची 2 मंजिला घर बनवाना, नीचे तुम्हारी अम्मी और बहनें रहेंगी और ऊपर तुम और मैं रहेंगे, आखिर कल को हमने शादी भी तो करनी है। फिर मैंने उसे कहा, मैं आपको सीधी बात बता दूं, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, मैं अपना कारोबार करना चाहता हूं, अपने पांव पर खड़ा होना चाहता हूं, उसके बाद देखूंगा, मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता। तुम्हें कराची चलना है तो चलो, इस आसरे में मत चलो कि मैं तुमसे शादी करूंगा। फिर वो कहने लगी, यूसुफ कोई बात नहीं, तुम एक दफ़ा कराची तो ले चलो मुझे, मैं तुम्हें सुकून ही इतना दूंगी कि तुम खुद तरसोगे मेरे साथ शादी करने को। और फिर वो मुझे कहने लगी, यूसुफ आज रात तुम मेरे घर आओ। मैंने सोचा कि आज तुम्हें मैं सुकून दूं, पर मैं तो अपनी बड़ी बहन से वादा करके आया था कि मैं उसके साथ सुकून हासिल करूंगा। फिर मैंने उस औरत को कहा कि नहीं, आज नहीं, अभी मैं 2-3 दिन बहुत बिजी हूं, मुझे वो ज़मीनें निकलवानी हैं और फिर कराची चल के हम सुकून से करते रहेंगे।
फिर वो कहने लगी कि यूसुफ, आ जाते तो बेहतर था। चलो ठीक है, तुम इन कामों से फारिग हो जाओ और फिर मिल लेंगे। कौन सा तुम भागे जा रहे हो? मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने अपने भाई को फ़ोन करके बाहर बुलाया। मैंने कहा काशिफ ज़रा बाहर आओ। वो बाहर आया। हम अपने ही शहर में एक होटल पे जाके बैठे। मैंने कहा काशिफ, तुझसे कोई बात करनी है। घर पे तुम्हें पता है ना, मेरी बहनें हैं, उनके सामने ये बात नहीं कर सकता। फिर वो कहने लगा, हाँ हाँ भाई बताएं। मैंने कहा भाई, ज़मीनें हमारी मिलने वाली हैं तो हम आपस में बंटवारा कर लेते हैं कि किसका कितना हिस्सा बनेगा। फिर वो कहने लगा, हाँ भाई, जो भी आप कहें मुझे मंजूर है। मैंने कहा तुम्हारा और मेरा हिस्सा मिला के अम्मी का भी कुछ मिलेगा और थोड़ा बहनों का भी, सब टोटल मिला के 6-7 करोड़ की ज़मीनें बनेंगी। हम कराची चल के अच्छा सा घर ले लेंगे और फिर कोई अच्छा सा कारोबार भी कर लेंगे। वो हम सबका बराबर का होगा। जितना बहनों का हिस्सा होगा वो भी इसमें डालेंगे और एक घर लेंगे। वो घर तुम्हारा और मेरा आधा आधा होगा। जो भी हम कारोबार करेंगे वो भी आधा आधा होगा। लेकिन ज़मीनें अभी जितने की भी बिचेंगी वो पैसे मैं ही रखूंगा, क्योंकि घर खरीदना है और कारोबार सेट करना है, वो मैं ही करूंगा। फिर मैं तुम्हें बताता रहूंगा कि क्या चीज़ कितने की है। ये हिसाब किताब मैं खुद करूंगा, इस चीज़ की तुम फिक्र मत करना। फिर काशिफ कहने लगा, हाँ हाँ भाई, आपने क्या बात कर दी। आप मेरे बड़े भाई हो, अब आप ही मेरे अब्बू हो। काशिफ मेरी बात बहुत आसानी से मान गया था। अब सारे घरवालों का हिस्सा मेरे ही हाथ आने वाला था। मैं खुद को खुशकिस्मत तरीन इंसान समझ रहा था। फिर काशिफ कहने लगा, भाई आपसे एक बात करनी थी। मैंने कहा मुझे पता है तू यही बोलना चाहता है ना, तूने जो शादी वाली बात बोली थी। वो कहने लगा, हाँ हाँ भाई। मैंने उसे कहा हमें एक दफ़ा कराची आने दे, वहाँ पे थोड़ा सेटल होने दे, हम खुद ही उस लड़की वालों के घर चलेंगे। हमारा स्टेटस देखकर वो मान जाएंगे तो पहले मुझे ये सेटिंग करने दे। मेरा वादा है कि मैं तुम्हारी शादी उसी से करवाऊंगा। फिर वो भी खुश हो गया। और फिर हम रात को खाने का सामान लेकर घर आ रहे थे तो काशिफ पूछने लगा, भाई अम्मी नहीं आई? मैंने कहा वो चौधरी का काम अभी ख़त्म नहीं हुआ तो मैं रात को जाकर अम्मी को ले आऊँगा। फिर हम लोग घर आए। मैंने वो खाने का सामान अपनी बहनों को दिया। मैंने कहा रात के खाने की तैयारी करो। फिर मेरी बड़ी बहन किंजा भी मेरी अम्मी के बारे में पूछने लगी। कहने लगी, भाई क्या हुआ, अम्मी क्यों नहीं आ रही? कल रात भी पूरी रात नहीं आई। मैंने कहा वो काशिफ ने तुम्हें बताया तो होगा। फिर वो कहने लगी, हाँ बताया तो है, लेकिन अम्मी उसकी नौकर थोड़े ही हैं जो हमारी अम्मी को उसने काम पर रख लिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, उसने ऐसे हमारे हक में फैसला नहीं किया, उनकी थोड़ी बहुत तो खिदमत करनी ही पड़ेगी। मैं अभी ये बात कर ही रहा था कि बाहर हवेली का दरवाज़ा बजने लगा। काशिफ गया देखने तो भागता हुआ आया। कहने लगा, भाई वो अब्बू आए हैं 2-3 मोहल्ले के मुअज़्ज़िज़ आदमियों को लेकर। फिर मैंने कहा यार ये क्यों आ गया? फिर मैं बाहर गया। मैंने कहा जी अब्बू बताएं। मेरे अब्बू कहने लगा, यूसुफ मुझसे गलती हो गई, घर की बात है घर में रहने दो, मैं सारी ज़मीनें तुम लोगों के नाम लगवाने को तैयार हूँ, बस मुझे छोड़ के मत जाओ। यार इस उम्र में मैं कहाँ जाऊँगा? मैं मानता हूँ मुझसे गलती हो गई, मैं उस रज्जो के पास चला गया, आइंदा मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं नहीं जाऊँगा। जिस अंदाज से मेरे अब्बू ने बोला था मेरा दिल भी पिघलने लगा था। शायद पहली दफ़ा मुझे बाप का सच्चा प्यार नज़र आ रहा था जो उसने पूरी ज़िंदगी नहीं दिया। फिर मैंने अपने दिल में सोचा अब तो बहुत देर हो गई, हम तो कहीं आगे निकल गए हैं। फिर मैंने कहा अब्बू अच्छा आप अभी घर जाएं, अम्मी घर पे नहीं है, अम्मी को आने दें, हम मशवरा कर ले फिर आपको बताते हैं। फिर अब्बू कहने लगा, हाँ यूसुफ बस यार एक दफ़ा सलाह करवा दे, मैं सारी ज़मीनें तुम लोगों के नाम करवा दूंगा, जो कहोगे मैं वो भी करूंगा, बस यार मुझे छोड़ के ना जाओ। मैं परेशान हो गया कि मैं क्या करूं, बस दिल में कश्मकश चल रही थी। और फिर रात के 10 बजे मैंने बाइक बाहर निकाली और सीधा चौधरी के डेरे पर जा पहुंचा। तो वहीं मुलाजिम ने दरवाज़ा खोला और मुझे कहा तुम बैठ जाओ, चौधरी साहब अभी लगा हुआ है, वो निकला ही नहीं। फिर मैं जाके उसी कुर्सियों पर दोबारा बैठ गया और फिर मैं काफ़ी देर इंतज़ार करता रहा, आधा घंटा लग गया। फिर मेरी अम्मी बाहर आईं तो ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ को सर पे उठा के आई हूँ। मेरी अम्मी से चला भी नहीं जा रहा था। वो आई, मुझे कहा यूसुफ चौधरी ने तो मेरी जान ही निकाल दी, चलो घर, मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, मैं सोना चाहती हूँ। मैंने कहा अम्मी क्या किया चौधरी ने? उसने कहा अभी नहीं बता सकती। दोस्तों इस कहानी की अगली किस्त देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकॉन को क्लिक कर लें ताकि नए आने वाली किस्त आपको जल्द से जल्द मिल सके। शुक्रिया।